हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग एडीओ अर्थात सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये खान ग्लोबल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट है। और पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 तक फाइनल कर चुके थे और इसमें हम लोग सेट नंबर 3 का पार्ट 1 देखेंगे। मतलब इसमें हम लोग 50 प्रश्न ही देखेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। देखिए, ये कहने के लिए बस एडीओ के लिए है, लेकिन अभी भी बिहार में जितने एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि बीएसओ हो गया, बीएसओ का है, एएसओ का है, बिहार दरोगा का है, और साथ में बीपीएससी 71 सॉरी 72। मतलब कहने मतलब आगामी जितने भी एग्जाम हैं, जीएस तो जीएस ही रहता है, इसका कहीं ये तो कोई बदलता नहीं है। तो आने वाले जितने भी एग्जाम उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, न कि केवल एडीओ के लिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इसको हम लोग थोड़ा ज़रा बड़ा करते हैं। देखिए, पहला ये कह रहा है ना, थोड़ा स्पष्ट लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। ये लिखा है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में? देखिए, अंकलेश्वर जो तेल शोधन कारखाना है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी है। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुआ था? ये 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाला। एक तरफ सूची 1 दिया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया है। तो ये कह रहा है रेलवे उपकरण। तो रेलवे उपकरण कहाँ बनता है भाई? कोच्चि, लुधियाना, भिलाई या जबलपुर। तो देखिए, जो रेलवे उपकरण है ये भिलाई में बनता है। कहाँ पे? भिलाई। अर्थात ए का क्या सुमेलित हो जाएगा? 3 होगा। ठीक है, अब देखिए ए का सुमेलित किस में है? ए में है, बी में है। ठीक है, तो ए और बी अर्थात कहने का मतलब सी और डी वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। इसी एक तरह से देखा जाए तो ये एलिमिनेट प्रोसेस होता है। काफ़ी इससे मतलब प्रश्न जो कठिन, तो इस टाइप के प्रश्न कठिन तो लगते हैं, लेकिन एलिमिनेट कर देने से थोड़ा आसान हो जाता है। खैर, अगला देखते हैं मोटर वाहन। तो मोटर वाहन कहाँ ज़्यादा निर्माण होता है? तो जबलपुर में। अर्थात बी का किससे सम्मिलित होगा? बी का 4 से। अब देखिए, ए का थर्ड, बी का 4 किस में है? तो केवल ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा। पोत निर्माण भी देख लेते हैं। तो पोत निर्माण सभी को पता होगा कि ये कोच्चि में निर्माण होता है। अर्थात ए का इसमें सॉरी सी का थर्ड 1 दिया है। और साइकिल, तो साइकिल आप सभी लोग पता है ज़्यादातर साइकिल कहाँ बनते हैं? लुधियाना बनते हैं। अर्थात डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 30। फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। फसलों का, इसको हम लोग, हाँ ठीक है, ये कह रहा है कि फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? तो भिन्न भिन्न प्रकार के फसल पाने के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए या प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए। देखिए, फसलों का आवर्तन से तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब कहने का मतलब कि फसलों को बदल बदल के फसल को उगाना। जैसे कि इस सीजन में हम लोग गेहूं रोपें, तो अगले सीजन में गेहूं के ना जगह पे उस पर कुछ और मक्का लगा दें, आलू लगा दें या कोई और फसल लगा दें। जैसे कि वो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अगर जो इस रबी के सीजन में किसी ने रोपा, ऐसे फसलों को रोपा जिसकी जड़ें अंदर तक जाती हों, तो अगले रबी के सीजन में ऐसे फसल को रोप दे जिसकी जड़ें जमीन के अंदर तक न जाती हों। तो यही एक तरह से फसलों को बदल बदल के रोपना, एक तरह मतलब लगाना आवर्तन कहलाता है। तो ये जरूरी क्यों होता है भाई? ये जरूरी होता है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहने के फसलों का आवर्तन मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। और इसके तहत भिन्न भिन्न मौसम में देखा जाए तो भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं, और इससे क्या होता है? मृदा की उर्वरता बनी रहती है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एक राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछता है। तो अब इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था ये 1972 1972 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इस अधिनियम क्या ना कि यह अधिनियम वन्यजीवों के शिकार पर क्या करता है? नियंत्रण लगाने और उनको संरक्षण का प्रयास करता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 कि भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ये तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, लेकिन मोटा माटी लगभग यही अनुमान है कि ये ऊपर जो दिया है 81,000 प्रजाति और जीवों एवं
47,000 प्रजाति वनस्पति की। तो यही ऑप्शन इसमें क्या है, सही भी है। 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पतियों की। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है भाई? तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून या पश्चिमी विक्षोभ या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए शीत ऋतु में आप सब लोग पता होगा जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में है वहाँ पे बारिश होती है शीत ऋतु में, लेकिन इस होने के कारण क्या है, तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए तमिलनाडु में जाड़े यूं कहे कि सर्दियों के मौसम में बारिश का मुख्य कारण क्या होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून है और ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सक्रिय रहता है, जैसे कि वर्तमान में इस समय सक्रिय है। यहाँ पे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पे बारिश हो रही होगी और इसे ही लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केरल, उड़ीसा, राजस्थान या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए वेम्बनाड झील जो है ये केरल राज्य में है। किसमें है? केरल राज्य में है। वेम्बनाड झील एक मतलब कहने का मतलब कि वेम्बनाड झील में स्थित एक छोटे से द्वीप को, नहीं कुल मिला जुला के ये केरल राज्य में पूछा किस राज्य में है, तो बस केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल या बराकर। तो देखिए उत्तरी कोयल नदी भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली क्या है, एक वो नदी है और ये छोटे नागपुर पठार में उत्पन्न होती है और यही क्या है, और यही गंगा नदी घाटी भाग का उपनदी है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है। अगला है कि भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी क्या है? तो कुल्ला कांगरी, चोमोलहारी, पुनाखा। देखिए भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन है? ये कुल्ला कंगारी है। कौन है? कुल्ला कंगारी। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है, कुल्ला कंगारी। और ये भूटान की पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ये क्या है ना कि ये हिमालय का ही क्षेत्र का एक हिस्सा है। ये हिमालय क्षेत्र का ही एक क्या है, हिस्सा है। अगला देखते हैं प्रश्न 10 है कि भारत का कुल क्षेत्रफल, प्रश्न संख्या 10 करें, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? 2.4%, 16.7%, 3.28 या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पहले मतलब दो किसी का भी नोट्स पढ़े, कहीं का बुक पढ़े तो 2-4 पैराग्राफ के बाद से ये पहले ही आ जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल वैश्विक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, और कुल कितना मतलब है कितना, देखिए 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना? 2.38 मिलियन वर्ग, या किमी स्क्वायर भी लगा दें, वर्ग या वर्ग किमी बोल दें। ठीक है, तो इतना इसका है। हिंदी में बोला जाए तो देखिए 32,87,000 लगभग माना जाता है और 263 या 83 या 2 इतना ही वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या क्या है, 11। ये कह रहा है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। प्रश्न संख्या क्या है, 11। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, तो ये क्या है, सही है। पहला कथन। यह एकल पेशी और विवाद निवारण करता है, तो ये भी क्या है, सही है। और अगला कर रहा है प्रश्न स्टेटमेंट 3 की यह त्वरित न्याय देता है, तो ये भी क्या है, सही है, क्योंकि इसमें लोगों के काफी समय बता है, ये त्वरित न्याय ही देता है। यह सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, तो ये भी क्या है, सही है। और यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो देखिए ये नहीं कहा जा सकता है कि यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन हाँ इसके जो अब फैसले होते हैं लोगों को मानने पड़ते हैं। तो खैर और जो दो भी ज्यादा इसमें हुआ, इसमें दिया ना उपयुक्त में से एक से अधिक, और जो दो भी सही हुआ तो उपयुक्त में से एक से अधिक ही सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12। कह रहा है जब संवैधानिक संशोधन पर विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है।
अपनी संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, 6 माह से अधिक की अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकता या अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो देखिए, जब संविधान संशोधन का कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है। और वैसे कोई सामान्य विधेयक हो तो उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः लौटा नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 13। कह रहे भारत के संविधान के उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना के बारे का भी कहा जाता है, तो प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये पहला ही कथन क्या है, सही है। पहला कथन क्या है, उद्देशिका जो है स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताते हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना व आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी क्या है, सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। अर्थात देखिए 1 2 3 तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कारण क्या है इसका। तो ये एक समाजवादी देश है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जो समाजवादी देश होते हैं वो धर्मनिरपेक्ष होते हैं, तो ये नहीं है। यह अपने सभी नागरिकों के साथ उनके धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करता है, धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करता है, तो ये कथन क्या है, सी भी देख लेते हैं हम लोग पहले। ये धार्मिक विश्वास और रिवाजों को हतोत्साहित करता है, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक विश्वास और रिवाजों को हतोत्साहित नहीं मतलब प्रोत्साहित भी किया जाता है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं है धार्मिक मतलब देश की निरपेक्षता को लेकर। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसका अर्थ क्या होता है ना, भारत सरकार किसी विशेष धर्म को नहीं मानती है और लेकिन सभी धर्मों का क्या करती है, समान अधिकार, मतलब सभी धर्मों को समान अधिकार देती है और सभी धर्मों को समान सम्मान भी करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। ये कह रहा है कि निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में से कौन सी विशेषता नहीं है। निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है। तो उच्च स्तर की सुविधाएं, श्रम कानूनों में लचीलापन, करों को नहीं देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम लोग SEZ भी कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इसकी कुछ विशेषताएं देखा जाए तो उच्च स्तर की सुविधाएं, श्रम कानूनों में लचीलापन और कर लाभ शामिल करती हैं। तो इसमें क्या ना, तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब को पूछा है कहीं ने नेगेटिव पूछा है तो उपयुक्त में से कोई भी क्या है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक है क्योंकि वे शहरी क्षेत्रों के लोगों के रूप में ज़्यादा आनंद नहीं लेते हैं, तो ये तो कथन बिल्कुल गलत है। खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं, ये भी कथन गलत है। और लोग शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं, ये कथन क्या है, सही है। देखिए गांव के जितने भी लोग होते हैं मेहनती होते हैं, कभी न कभी कुछ ना कुछ काम ही रहता है, तो इन उसके लिए इनको कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। कहने का मतलब गांव के लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, खेती किसानी कुछ भी करना हो तो मतलब उसमें श्रम लगता है, मेहनत लगता है, तो मेहनत लगेगा ज़्यादा तो एनर्जी भी लगेगी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा तो कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो इसके लिए लोग शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और माना जाता है कितना, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, मतलब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन माना जाता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन। तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या RC दत्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। देखिए धन निष्कासन, या यूं कहे कि इसके एक प्रश्न इससे ये भी पूछता है, धन का बहिर्गमन क्या है, धन का बहिर्गमन नाम से भी इसको पूछता है। या यूं कहे कि आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसको दिया था दादा भाई नौरोजी में। एक प्रश्न इससे यही बनता है कि किस सन में दिया था, तो ये 1867 में। कब, ये 1867 में दिया था। और तो खैर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल। तो देखिए ये जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचनाकार हैं बिस्मिल,
और इनका पूरा नाम था राम प्रसाद बिस्मिल तो था ही, लेकिन बिस्मिल अजीमाबादी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न 20 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष में गठित हुआ था, 1920, 19 या 18 या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जिसको हम लोग AITUC, इसको AITUC भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कब, तो 1920 में। और एक दो प्रश्न इससे और पूछता है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, नहीं मतलब किसके नेतृत्व में हुई थी, तो ये लाला लाजपत राय के नेतृत्व में से। किसके, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता मतलब नेतृत्व में हुआ था। और तो खैर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, इसको थोड़ा हम लोग छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 ये कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। लईक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, लईक अली। तो पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो कितने घंटे तक चला था, तो ये कह रहा है कि 48 घंटे चला था। तो ये बिल्कुल कथन क्या है, गलत है, क्योंकि जो हैदराबाद के खिलाफ जो ऑपरेशन पोलो था ये 13 सितंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था। कब, 13 सितंबर, 13 सितंबर 1948। और ये अंत कब हुआ इसका, तो माना जाता है कि 17 सितंबर, कब, 17 सितंबर 1948 को ही इसकी अंत हुई। तो ये कथन क्या है, गलत है। अब देखिए दो जिस ऑप्शन में गलत होगा ना वो तो बिल्कुल गलत होगा। तो सी में क्या है, गलत है, तो ये कैंसिल काट देंगे। डी में है तो ये भी कैंसिल, बी में है तो ये भी कैंसिल। देखिए इसे इलिमिनेट प्रोसेस कहते हैं, और ऐसे प्रश्न काफ़ी आसान हो जाते हैं सॉल्व करना, कि एक गलत मिल गया या दूसरा मिल गया तो हम लोग गलत कर देते हैं। तो देखिए बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो केवल 1, 4, 5, तो देखिए 3 भी क्या है, गलत है। तो क्योंकि कश्मीर राज्य ने इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षरित किया था, तो ये भी क्या है, गलत है। और चौथा कह रहा है कि शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये कथन सही है। और के मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, तो ये भी कथन क्या है, सही है। अर्थात तीसरा, पहला सही है, केवल 1, 4, 5 सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी। पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या गांधी इरविन समझौता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 21 है। देखिए दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी द्वारा भीमराव अंबेडकर जी के मध्य एक का समझौता हुआ था, जो कि 24 सितंबर, कब हुआ था, एक प्रश्न पूछता है कि कब हुआ था, ये 24 सितंबर 1932, कब, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसे पुणे की यरौदा सेंट्रल जेल में मतलब ये समझौता हुआ था, इसलिए एक तरह से इसको पूना समझौता भी कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला है कि ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। तो रॉलेट एक्ट 1817 का, सेडिशन एक्ट या हिंदू कोड बिल या इल्बर्ट बिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, और इसी के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट का मुकदमा चलाए जाने या गिरफ्तार किए जाने, मतलब बिना मुकदमा चलाए जाने या गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसका कहा जाता है एक तरह से इसका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रभाव को खत्म करना या राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 23 कि इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, तो जलियांवाला बाग त्रासदी का विरोध, ये क्या है, नहीं, स्वदेशी आंदोलन का इसके समय में उत्थान नहीं हुआ था। बंगाल के विभाजन का विरोध आंदोलन, तो ये कथन क्या है, सही है। देखिए बंगाल के विभाजन के समय, मतलब विभाजन के बाद से स्वदेशी आंदोलन पे लोगों ने काफ़ी जोर दिया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। आगे कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख सकते हैं गांधी का चंपारण सत्याग्रह, तो इसके तहत स्वदेशी आंदोलन नहीं सक्रिय हुआ। रॉलेट एक आंदोलन, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसके क्या है, सही है।
अगला है प्रश्न संख्या 24। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कांग्रेस कभी अध्यक्ष नहीं बने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये 1895 में, कब, ये 1895 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 1895 95 है, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी सभी को पता होगा, एक बार बस मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और वो सन कौन था? ये 1924 था। और ये तो देखिए, इसमें बचे कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे कभी की कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 25 से प्रश्न क्या है? किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी, यह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ह्यूरोज, कैंपबेल, हडसन या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूरोज, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या कौन सा है? 25। सर 50, एक मिनट, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेशर भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, ये किससे संबंधित था? तो एक प्रश्न आता है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। तो देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेस या बंगाल? तो देखिए, ये शिक्षा से संबंधित था। और एक प्रश्न पूछता है कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच, मतलब चार्ल्स वुड डिस्पैच घोषणा कब हुआ था? तो ये 1854 में। कब? 1854 में हुआ था, ठीक है। तो और इसे एक प्रश्न ये भी पूछता है कि भारतीय शिक्षा के लिए, मतलब भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स उस डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द महार्ता या द टाइम्स ऑफ इंडिया? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा समाचारित पत्रों में देखा जाए तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया था। एक तरह से ये राष्ट्रवादी पत्र, मतलब समाचार पत्र नहीं था। बाकी द हिंदू, बंगाली, द वार्ता राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 28। कह रहा है कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिसमें अमेरिका, एशिया, अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? पुर्तगाल एवं स्पेन, फ्रांस एवं इंग्लैंड, जर्मनी एवं इटली, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए, पुर्तगाल और स्पेन ने भौगोलिक खोज की शुरुआत की, और इसी के तहत अमेरिका, एशिया, अफ्रीका का क्या हुआ? उपनिवेशीकरण क्या हुआ? प्रारंभ, मतलब संभव हुआ। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला है अरबी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय या कृष्ण देवराय द्वितीय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए, अब्दुल रज्जाक था ना, ये फारसी यात्री और इस्लामी क्या था? विद्वान था। और ये तैमूरी वंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में, एक प्रश्न पूछता है कि आया कब था भाई? ये 1422 से लेके 1446 ईस्वी तक, मतलब 1422 में आया, 1446 तक ईस्वी रहा। तो और ये किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 30 कि तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद या अहमद हामिद लाहौरी या गुलबदन बेगम या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ये जो तबकात अकबरी था ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। और ये तबकात अकबरी और अकबरनामा सभी लोग पता होगा, ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शाहजहां शेरशाह का पुत्र था। शाहजहां जो था शेरशाह का पुत्र था, ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि शाहजहां जो था शेरशाह का पुत्र नहीं था। प्रश्न संख्या कौन सा है? 31 है। अगला है कि शिवाजी जहांगीर के विरुद्ध लड़े थे, ये भी कथन क्या है? गलत है। हुमायूं औरंगजेब द्वारा परास्त हुआ, हुमायूं जो था औरंगजेब द्वारा परास्त हुआ, ये भी क्या है? गलत है। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, और
पहला जो बाबर के द्वारा एक तरह से कहा जाए तो मेन युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध था। और ये लड़ा कब के गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के विरुद्ध लड़ा गया था। मतलब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। और इसी में एक तरह से कहा जाए तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह मोरक्को से था। तो पहला कथन क्या है? सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। यह भी कथन क्या है? इसका सही है। और वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, प्रश्न संख्या 32 है ना। हाँ। और इसने रेहला नामक इसने रेहला लिखा था। रेहला मतलब कहने का मतलब इसने रेहला नामक एक पुस्तक लिखा था। ये तीनों कथन क्या है इसके बारे में? इब्न बतूता के बारे में सही है। तो जब तीनों सही है तो देखिए तीनों किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया ये सही, ये सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिल्ली अल्लाह शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था भाई? जिल्ली अल्लाह शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बलबन या इल्तुतमिश? तो जिल्ली अल्लाह का सबसे पहला प्रयोग जो किया था ये बलबन ने किया था। कब? बलबन ने, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बलबन जो था ये 1566 में ईस्वी में एक तरह से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। और ये इल्तुतमिश का कहना गुलाम था। और ये इलबरी जनजाति का मतलब इलवरी जनजाति से संबंध रखता था। और यही एक पहला शासक था जिसने जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। और जिल्ले इलाही का अर्थ देखा जाए ना तो जिल्ले इलाही क्या होता है? ईश्वर की छाया। क्या होता है? तो ये होता है ईश्वर की छाया। ठीक है। तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं आप। प्रश्न संख्या 34। देखिए प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि किस चोल शासक ने सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? किस चोल शासक ने सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? तो कौन था भाई? तो राजा राज प्रथम या विजयालय या प्रांतक प्रथम या उपयुक्त में से एक सदी? तो देखिए चोल साम्राज्य के महान शासक जो था ये राज प्रथम जो था, और इसी ने सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था। और इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसके शासन काल देखा जाए तो 985 से लेके कब से 900 हाँ 985 से, सही है ये, 1014 तक शासन इस काल था इसका। ठीक है, 985 से 1014 शासन मतलब ईस्वी तक। अगला है प्रश्न संख्या 35। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसने लिखे था? प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? पतंजलि ने, सखुरडी, वररुचि या अमर सिंह ने? तो ये प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ ये वररुचि ने लिखा था। और ये वररुचि थे कौन भाई? तो देखिए विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक, मतलब विक्रमादित्य के 9 रत्न थे उनमें से ही एक ये थे वररुचि। और ये वररुचि, एक प्रश्न ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि वररुचि मतलब इसका विषय क्या था, किससे संबंध था? तो ये व्याकरण से संबंधित है। किससे? व्याकरण से। ठीक है। खैर अगला देखते हैं कि अशोक के प्रस्तर, ये रेडी सही है। ठीक है। अगला कि अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन या अर्थव्यवस्था? तो देखिए अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ जिसे हम लोग शिलालेख भी कहते हैं, उनके प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रतीक थे। किसके? प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रतीक थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रशासन ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? ये काफी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अशोक ने, कौटिल्य ने, पाणिनि ने या कालिदास ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक थे कौटिल्य हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अर्थशास्त्र में राजनीति, अर्थनीति, सैन्य, रणनीति और सामाजिक कल्याण जैसे विषयों पर क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। प्रश्न संख्या 38। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? एंटीगोनस, एंटियोकस, सेड्रोकोटस, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो अगला प्रश्न सही आंसर इसका होगा सेंड्रोकोटस। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को
सेंड्रोकोटस नाम से, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य मतलब इनको सेंड्रोकोटस नाम से वर्णन किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंक, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 पूर्वांग? इसका जो सही आंसर होगा, देखिए जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन था? 14 पूर्व है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? नागपुर, वल्लभी, विक्रमशिला या नालंदा? तो देखिए ये नागपुर जो है ना महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये क्या है, पवित्र स्थल है। लेकिन ये क्या है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था। बौद्ध शिक्षा जो कहा जाए तो बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाकी वल्लभी, विक्रमशिला या नालंदा ये बौद्ध शिक्षा का एक तरह से कहा जाए तो ये गढ़ था, यहाँ पे बौद्ध शिक्षाएं दी जाती थी। और नागपुर फेमस क्यों भाई? तो देखिए नागपुर फेमस मतलब इतिहास किस लिए है? 14 अक्टूबर 1956। कब? 14 अक्टूबर 1956, मतलब यहीं पे भीमराव अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका क्या है, सही है। हालांकि ये भी बौद्ध स्थल भी माना जाता है क्योंकि यहीं पे उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो इसके वजह से इससे ये जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म से। अगला है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? वैशाली में, कपिलवस्तु, राजगिरी या लुम्बिनी? ये सभी लोग पता होंगे, बहुत बार प्रश्न में ये कॉमन प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। हुआ कब था? तो 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। ये कह रहा है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4, 5, 2 या 6? अब सभी लोग पता होगा कि जो पुरुषार्थों की जो संख्या है ये भारतीय समाज में 4 प्रकार के क्या है? तो वो चार है। 4 हैं कौन भाई? तो पहला एक धर्म है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जिसमें धार्मिक कर्तव्य है, अर्थ धन और भौतिक सुख, काम जिसमें इच्छाएं और सुख संवाद, और मोक्ष जिसमें आध्यात्मिक मुक्ति को माना जाता है। तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं, 43। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ सूची 1, दूसरे तरफ सूची 2। कालीबंगा, तो कालीबंगा किससे जुड़ा हुआ है भाई, कहाँ पे है? इसे में देखा जाए तो कालीबंगा जो है ये हनुमानगढ़ से जुड़ा हुआ है। और हनुमानगढ़ है कहाँ भाई? ये राजस्थान में, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ए का क्या होगा, थर्ड होगा। देखिए ए का थर्ड, राजस्थान। कालीबंगा है कहाँ पे? राजस्थान में। तो देखिए, और जो अब एक ऑप्शन पता होगा ना कि कालीबंगा एकदम कंफर्म पता है हमको, अगर राजस्थान में ही है तो ऑप्शन नंबर ए और सी हम लोग बिल्कुल काट देंगे, इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ए का इसमें थर्ड सुमित नहीं है। नेक्स्ट है सुरकोटदा। तो सुरकोटदा कहाँ है भाई? तो ये सुरकोटदा जो है ये पड़ता है आपका कच्छ क्षेत्र में, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे? कच्छ क्षेत्र जो कि गुजरात में, अर्थात बी का 1। और ये भी पता है तो देखिए ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी को बी का 1 है। सी एम डी में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्थात सुरकोटदा कहाँ है? भुज कच्छ में। कोट दीजी कहाँ है? तो कोट दीजी सिंध, जो कि पाकिस्तान में इसमें सिंध बोला जा सकता है। अर्थात सी का 2 है इसमें, और डी का एक भी बचा 4। बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न भी कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। यह भी मिलान करने वाला ही है। एक तरफ दिया है सिंधु स्थल, दूसरे तरफ दिया स्थान। तो लोथल कहाँ है भाई? तो देखिए लोथल जो है गुजरात में स्थित घाटी सभ्यता का प्रमुख ये बंदरगाह था लोथल। और ये है कहाँ पे? तो गुजरात में है। अर्थात ए का क्या है, 4। अब देखिए ए का 4 इसमें भी सही है, तो अर्थात ए और सी क्या है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। रोपड़ कहाँ पे है? देखिए रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। अर्थात बी का थर्ड सुमिलित है। बी का ए का 4, बी का थर्ड, तो इसमें बी और डी दोनों में मिल रहा है। तो अब सी देखते हैं कहाँ पे। सी का रहा है राखी गढ़ी। तो आप सभी लोगों को जो पता होगा कि राखी गढ़ी है क्या, हम लोग ऊपर भी देखें तो राखी गढ़ी हरियाणा में है। अर्थात सी का क्या है, 2। अब देखिए सी का 2 केवल ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बचा क्या, एक आपका कालीबंगा। तो कालीबंगा जो आप सभी लोग पता होगा कि ये राजस्थान में, अभी हम लोग ऊपर देखें
तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 45, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो समुद्रगुप्त का एरड़ पसा अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरड़ स्तंभ अभिलेख, भानुगुप्त का स्तंभ अभिलेख या तोरमाड़ का एरड़ वराह अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए विधवा दहन या सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मध्य प्रदेश के भानुगुप्ता के हैं। एरड़ स्तंभ मतलब भानुगुप्ता का एरड़ स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। देखिए पहला कथन क्या है, सही है। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। अभी हाल ही में 972 का जो 72 बीपीएससी हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछा हुआ था। तो ये क्या है, सही है। उसके बाद करा चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। ये भी कथन क्या है, सही है। देखिए अब क्या है ना, बिहार का नक्शा देखेंगे तो जो नीचे वाला जो एरिया है ना, यहीं पे पड़ता है रोहतास, कैमूर। इन जिलों में चूना पत्थर मतलब रोहतास और कैमूर में या मुंगेर कहा जाए तो इन जिलों में मतलब चूना पत्थर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला करा जमुई जिले में सोने की भंडार पाए जाते हैं। ये भी कथन क्या है, सही है। अर्थात तीनों तीनों कथन सही है जब, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, ये कह रहा है कि ककलोद जलप्रपात किस जिला में स्थित है भाई? नवादा, गया, पटना या मुजफ्फरपुर? तो देखिए ककलोद जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 48 कह रहा है कि कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी की समुद्र तल से कितनी है भाई? 300 मीटर, 100 150 मीटर, 30 मीटर या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए कोसी मैदान कोसी नदी के आसपास फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई के बारे में देखा जाए तो ये लगभग 30 मीटर है। कितना? 30 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है और दूसरा कारण है, तो दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो देखिए ये कथन कारण वाला संबंधित प्रश्न है, देखने में ये बड़ा टफ लगता है लेकिन होता बहुत आसान है, ठीक है। बस इसको समझ गए तो बाकी इसको करना बहुत आसान होता है। कह रहा है कि दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा ज्यादा विकसित है, सही है इसका। पहला कथन क्या है, सही है। देखिए उत्तरी बिहार की अपेक्षा उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार क्या है, अधिक विकसित है। और पहला कथन क्या है, कारण क्या कर रहे हैं कि दक्षिणी बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। दूसरा कथन भी क्या है, सही है। दक्षिणी बिहार में उद्योगों का क्या है, विकास है। अब देखिए जब उद्योगों का विकास हुआ है तो विकसित तो होगा ही, तो दोनों तो अब कथन सही है, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे कि जो कारण है कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए क्या करते हैं, कथन पढ़ते हैं, उसके आगे क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि लगा देते हैं। और क्योंकि पढ़ने के बाद से तुरंत देखेंगे कथन और जो लग रहा है कि हाँ सही जेन्युइन है कथन जो है कारण के बारे में ही कह रहा है, और तो इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि मतलब समझ आ ही जाएगा कि उसके बारे में कह रहा है कि नहीं कह रहा है तो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो एक बार हम लोग पढ़ते हैं इसको। कह रहे दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। अब क्या करेंगे इसके आगे, क्योंकि अपेक्षा विकसित है क्योंकि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, तो सही है। दोनों कथन और कारण दोनों सही है, और इसकी क्या कर रहा है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए दक्षिण बिहार में उत्तरी बिहार में दक्षिण बिहार में उद्योग का विकास क्यों हुआ है? तो देखिए दक्षिण बिहार में उत्तरी मतलब दक्षिण बिहार जो है अधिकांश जो इसके क्षेत्र है ना कोसी नदी के प्रभाव में आते हैं। और आप सभी लोग पता है कोसी नदी या यूँ कहा जाए कि दक्षिणी भारत की उत्तरी बिहार के जो क्षेत्र हैं ज़्यादातर ये नदियों के क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पे बाढ़ आने की प्रबल संभावना रहती है, इसलिए यहाँ पे उद्योगों का विकास क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और जो उद्योगों का विकास नहीं हुआ तो और भी वहाँ की जो जगह है विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए ये कथन क्या है, कथन और कारण दोनों सही है। कारण क्या है, कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा बिहार जिला है जो नेपाल सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी या गोपालगंज? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर देखिए मधुबनी भी नेपाल को सीमा साझा करता है, सुपौल भी और सीतामढ़ी भी। देखिए बिहार के कुल 7 जिले होते हैं ना,
ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिसमें 7 जिले को देखा जाए तो 3 जिला दे ही दिया है, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी। और दूसरा एक देखा जाए तो ये क्या है, पश्चिमी चंपारण, ये भी बिहार मतलब ये नेपाल से सीमा साझा करता है। और पश्चिमी चंपारण नेपाल के साथ साथ ये यूपी के कुशीनगर से भी, किससे, कुशीनगर से भी सीमा साझा करता है। ठीक, और उसके बाद से आता है कौन, पश्चिमी चंपारण। फिर उसके बाद से पूर्वी चंपारण, ये भी क्या है, नेपाल से सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद से क्या है, सीतामढ़ी दिया है, मधुबनी दिया है, सुपौल दिया है, ये अररिया और किशनगंज 2 जिला और हैं, कौन, अररिया, ये नेपाल से सीमा साझा करता है, किशनगंज, अररिया और किशनगंज। अब किशनगंज के बारे में आप जान लें तो किशनगंज क्या है ना कि नेपाल का नहीं, बिहार का सबसे पूर्वी राज्य है और इसकी जो सीमा होती है पश्चिमी बंगाल से छूती है। और सबसे ज़्यादा बारिश देखा जाए ना तो यही किशनगंज जिला में ही होता है, मतलब बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किशनगंज में ही बारिश होती है। तो और बचा इसमें ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज। जैसे कि गोपालगंज जो है ये, इसकी जो सीमा है नेपाल से सीमा साझा नहीं करती है। गोपालगंज देखेंगे तो आप मैप में देखिएगा, ये यूपी के कुशीनगर से भी, ये भी क्या है, कुशीनगर से ही केवल सीमा साझा करती है, न कि नेपाल से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आज के वीडियो में हम लोग इसमें इसने 50 प्रश्न ही देखेंगे और अगला हम लोग अगले वीडियो में इसके 50 प्रश्नों के साथ हम लोग देख लेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और मेरे एक्सप्लेनेशन करने में या कहीं प्रश्नों की व्याख्या करने में या कुछ बोलने में मतलब आप लोगों को लगे कि कहीं त्रुटि है, तो अब मैं चाहूँगा कि उसका सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।